आज इस वीडियो में हम बात करेंगे M2 R5 मॉड्यूल के बारे में कि आप इसे कैसे एक दिन में पास कर सकते हो। लेकिन इसमें मैंने कुछ आपको बातें हैं जो मैं सीधे ब्लंटली बोलना चाहूँगा। इसे आप हार्ड टू एक्सेप्ट रहेगा, लेकिन आप इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये आपके लिए पहली चीज़ है, थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा आपको ग्रैस्प करने के लिए, क्योंकि चीज़ें नहीं होंगी। अगर आपके लिए नहीं है, अगर आपका कभी भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा है कंप्यूटर साइंस का, आपने कभी भी ऐसे लगभग 9th में 10th में 11th 12th या कभी भी कंप्यूटर ऐसे पढ़ा हो, तभी आपके लिए इजी पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने कभी भी एक भी लेसन पढ़ा हो या फिर कुछ सीखा हो, कोई लैंग्वेज सीखी हो, कुछ भी सीखा हो कंप्यूटर से रिलेटेड, अगर आपने कुछ भी वर्क किया है तो ये आपके लिए कंपेरेटिवली थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ बेसिक्स पता नहीं होंगे। वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ बात को, वहाँ पे आपको बेसिक्स याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि आपको वो चीज़ें याद रहेंगी कि हाँ ऐसी चीज़ें होता है। आपने कभी भी उसे एक्सेप्ट किया है, कभी देखा है, जिसके लिए कम्प्लीटली न्यू होगा उसे थोड़ा ग्रैस्प करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि हाँ हम कंप्यूटर पे कुछ कर रहे हैं और कुछ हो जा रहा है अचानक से। ठीक है, तो उसको ये सब चीज़ें समझने में थोड़ी देरी लगेगी, एक्सेप्ट करने में थोड़ी देरी लगेगी। तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, जैसे जो चीज़ें चल रही हैं आपको समझते जाना है। अभी आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है उस चीज़ को रियलाइज़ करने का। ठीक है, जिसने पहले कभी कोडिंग वगैरह की होगी या फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा होगा, तो वो तो जैसे H1 टैग की मैं बात करूँ, तो उसको पता होगा कि कैसे, अगर कभी भी उसने इम्प्लीमेंट किया होगा तो उसको पता होगा कि कोड करने के बाद से ये कैसा दिखता है। ठीक है, कैसे बड़ा हो जाता है, कैसे छोटा हो जाता है। लेकिन आपके लिए कम्प्लीटली नया है, जिनका कभी भी कंप्यूटर बैकग्राउंड रहा नहीं है, तो उससे आप वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वैसे ही कॉपी में लिख के आना पड़ेगा कि हाँ H1 से बड़ा लिखते हैं हेडिंग, और H2 से उससे छोटा कंपेरेटिवली, इस टाइप से। ठीक है, आपको वैसे ही समझ नहीं पाओगे अभी, तो वो आपको वैसे ही ग्रास्प करना है। और थर्ड चीज़ है, आपको गिव अप नहीं करनी है। ठीक है, समझ रहे हो, आप करते जाओ, हो जाएगा। ठीक है, मैंने भी एक दिन में किया है। हालांकि मेरा ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड है कंप्यूटर साइंस का, लेकिन मैंने नॉन टेक छोड़ दिया था, टेक्निकल छोड़ दिया था। नॉन टेक पढ़ते पढ़ते 1 साल हो गया था मेरा, लगभग 1-2 साल, 1 साल लगभग। तो इसलिए मेरा छूट गया था 1-1.5 साल अप्रॉक्स। लेकिन फिर भी बस ये था, बैकग्राउंड था, कभी मैंने ऐसा था कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, मुझे ऐसा रियलाइज था कि हाँ, मतलब एकदम मेरे लिए नया नहीं था ये कॉन्सेप्ट। तो इसलिए आप एक बार पढ़ोगे तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएंगी चीज़ें, ये था। और मैं ओ लेवल की ही बात करूँ, ये भी एक थोड़ा हार्ड फैक्ट है। आप इसको अ, बैठा लो अपने जहन में कि मैं कोई आपको जादू की छड़ी नहीं घुमाने वाला हूँ। ठीक है, आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया है इसको होल्ड करने के लिए, कि आपको यहाँ तक आपका मेंटल होना चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। ठीक है, और आप अभी हो यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ पे उतना आता है आपको, तो आपको कम से कम इतना आना पड़ेगा, अपने आप को यहाँ तक लाना पड़ेगा, तभी आप इस ओ लेवल सर्टिफिकेट के लायक बनोगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, और ये आप जो लाने की प्रक्रिया है, आप चाहे इसे एक दिन में करो या 1 साल में करो या 1 महीने में करो या 6 महीने में करो, इससे मतलब नहीं बनता। ठीक है, अपने अंदर का गॉड मोड जगाओ, और इसे यही मैं कह रहा हूँ कि यही जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसे एक दिन में आपको कवर अप करना है। ठीक है, ऐसा कोई मेरे पास ट्रिक नहीं है, कुछ ऐसा क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, ये डिफिकल्ट नहीं है कि आप उसका ट्रेंड देख के क्वेश्चंस ना पकड़ पाओ कि ये क्वेश्चंस के बिना पेपर नहीं बन सकता। इतना भी मुश्किल पेपर नहीं है। लेकिन मैंने एक मोटा मोटी आपको बात बताई जो कि एकदम हार्ड है, और एकदम सत्य बात है ये भी, कि जितनी मिनिमम क्राइटेरिया है आपको अपने आप को उस लेवल पे लाना पड़ेगा, उस सर्टिफिकेट को होल्ड करने के लिए उतनी क्राइटेरिया आपको अपनी बनानी पड़ेगी। और ये मैटर नहीं करता आप ये 1 साल में बना रहे हो, 6 महीने में बना रहे हो या एक दिन में बना रहे हो। ठीक है, बस आपको ये बनाना है। बस इतना बन गया, आप पेपर में जाओगे, आपकी परफॉर्मेंस बता देगी कि आपका इतना बन चुका है, फिर आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो यही है, मैंने आगे आगे वीडियोस में बताया है कि आप कैसे वो अचीव कर सकते हो। एक्चुअली टोटल वीडियो था यही है, आपको बनाने का उद्देश्य, कि कहोगे कि मुझसे एक दिन में कोई कैसे कर सकता है। देखो मैंने किया है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैंने किया है आपके सामने, आप सुन रहे हो मेरी मेरी आवाज, मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। इसलिए ये वीडियो बनाने का पर्पज है। आप गिव अप मत करना, ठीक है, बस करते जाओ धीरे धीरे। गॉड मोड ऑन करो अपने आप को, ऐसे ही नहीं सब चीजें मिल जाती हैं, या फिर एक दिन में ऐसे नहीं अचीव हो पाएगा। एक दिन अचीव कर रहे हो एक दिन में ना, तो उस एक दिन को आप 24 घंटे नहीं, 24 × 60 मिनट है हमारे पास, ये मान के चलो हर एक मिनट आपके लिए जरूरी है। उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो उस तरीके से लग जाओ। 8-10 घंटे का मटेरियल होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, मेरी बात सुनो, बिना पढ़े नहीं होगा। हालाँकि क्वेश्चन पेपर प्रेडिक्टेबल है, मैंने उसमें भी बताई हैं चीज़ें आगे, ठीक है? लेकिन आपको थोड़ा-सा कंटेंट आपके अंदर होगा तभी आप वहाँ पे लिख पाओगे कॉपी में। तो इस कॉपी कंटेंट होने के लिए आपको कम से कम 5-6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। और वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे उस बेसिक नॉलेज को आपके अंदर लाने के लिए। तो इसे आप पढ़ने से आप ऐसा नहीं है कि भागोगे, एक एक दिन में आप कैसे निकाल लोगे? बिना पढ़े तो निकालोगे नहीं, लेकिन वही जो है सारी चीज़ें वही आपको कंसाइज़ में एक ही दिन में सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है? तो ऐसा ही सीन है, आगे मैं बताऊँगा आपको कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें करनी है। आप आराम से देखते जाओ, मैं तो कहूँगा सजेस्ट कि आप एक ही बार में चारों वीडियोज़ देखो, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमें करना है, ठीक है? और फिर करना, ठीक है? ऐसा नहीं छोड़ देना। मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। गिव अप मत करना, बस ये है, ठीक है? सामने बड़ा लक्ष्य देख करके ऐसे सीधे गिव अप नहीं किया जाता है। एक बार ट्राई तो करो, ठीक है? अगर आपके पास एक ही दिन समय है, तो आप क्या कर सकते हो? या तो आप मूवी देख के सो जाओ, ये हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंशन में, ठीक है? या फिर आप कहो कि ठीक है, टेंशन तो है ही है, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूँगा, मेरे पास 1 दिन है, मैं ट्राई करूँगा। और आप यकीन मानो, आपके पास अगर 7-8 घंटे अभी एग्ज़ाम के लिए हैं ना, तो आप ट्राई कर सकते हो। आप इस पे रिस्क ले सकते हो और 100% पास हो जाओगे, ठीक है? 100%, क्योंकि ये उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपके पास 8 आवर्स मिलते हैं आपको, 8 आवर्स के आस-पास मिलते हैं, तो वहाँ पे कॉपी में आपको कोड नहीं करना है, वहाँ पे आपको डेफ़िनिशन ही लिखनी है। समझ रहे हो मेरी बात? 8 घंटे में आप कम से कम 16 क्वेश्चन तैयार कर लोगे और 16 क्वेश्चन में भी लिख के चले आओगे तो पास हो सकते हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो। तो देखो आगे का वीडियो आप, और आपको कुछ चीज़ें समझ में आएँगी। मेरे पास सारी चीज़ें थी, और लेकिन मैं बस ये वेट कर रहा था कि मेरा आपके पास रिज़ल्ट आ जाए, उसके बाद में आप अ, कि प्रूफ़ के साथ मैं इसे बनाऊँ। तो ये वाली चीज़ थी। अदरवाइज़ जितने भी आप लोग ये दिख रहा है कि कोर्स बेच रहे हैं या फिर जो भी है सीन, मैं तो कुछ सीरियसली किसी को पढ़ना है तो आप पढ़ लो, ठीक है? कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा कोर्स है, जो भी 3-4 चीज़ें हैं, अगर आप किसी में भी अच्छे से निपुण हो जाते हो तो मतलब अच्छी बात है। लेकिन आप इसे केवल पास करना चाहते हो अच्छे से, 1 दिन 2 दिन पढ़ के, तो आप पास भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में यही सब तो लूप होल है थोड़ा-सा, तो हम इसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने कुछ नोट्स दिखाएँगे कि कैसे मैंने पढ़ा था, क्या-क्या चीज़ें मैंने नोट करी, वो मैं नोट्स भी आपको दे दूँगा। और मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ कि कौन-सी चीज़ें हैं, पूरे एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दें। हाँ, बस ये है कि मैं बताऊँगा कि आपको पढ़ना कहाँ-कहाँ से है, आप वो चीज़ें पढ़ लो, ठीक है? आप वो चीज़ें पढ़ लोगे, तो आपका पक्का क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है? पेपर उतना मुश्किल नहीं आता है। और बस किसी-किसी के पास अगर ऐसा भी टाइम है कि कल आपका एग्ज़ाम है, अगर आप बैठे हो आज अभी इस समय, तो मतलब आपके पास है 7-8 घंटे हैं टाइम है। अगर आप अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हो, ठीक है? ये लोग पैनिक हो जाते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कर देंगे, छोड़ देंगे, एग्ज़ाम ही छोड़ देते हैं, ठीक है? आप एक बार अपने मन में लाओ कि एग्ज़ाम छोड़ देंगे, देखो 10 रीज़न आपको वैसे ही मिलने लगेंगे। तो इसलिए बस आप पेशेंस रखो, ठीक है? अगर अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हो, तो आप पक्का पास हो जाओगे, ठीक है? 5-6 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? 3-4 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी आप एक बार रिवाइज़ करके पेपर दे सकते हो और पास भी हो जाओगे, अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, ठीक है? तो बस ये है कि थोड़ा अपने आप को बैलेंस रखिए, और जैसा बता रहा है सीधे-सीधे देखते जाना। पहले चलो मैं आपको अपने नोट्स आपको दिखाता हूँ कि कैसे मेरे नोट्स थे, थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें दिखा देते हैं। अ, ठीक है? ओ लेवल नोट्स में आपको हैं, मेरे पास M1 के नोट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये M2 R5 के नोट्स मेरे पास हैं। तो ये पूरे लास्ट तक का है। आपके पास टोटल 45 पेजेस होंगे, ठीक है? 45 पेजेस के मेरे नोट्स हैं, आप इन्हें एक बार गो थ्रू कर जाना, मैं बताता हूँ आगे आपको, धीरे-धीरे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो, M2 R5 में पहले आप तो ये जान लो, जैसे ही मेरे नोट्स हैं, मैंने उसमें बनाए थे बहुत पहले, तो बहुत पहले नहीं, बस यही सितंबर 2021 वाला एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें मैंने ऐसे बनाया था कि
ब्रेकअप किया था कि कैसे कैसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं, कितने कितने मार्क्स आते हैं उसमें, बस उसी पे फोकस करना है क्योंकि हमें क्वालिफाई करना है। ठीक है, देखो पहले यहाँ पे है हम्म, कि इंट्रोडक्शन होता है, बहुत इजी है ये, 25 नंबर का ये सीधे 25 नंबर का। कैस्केडिंग CSS थोड़ा सा इजी है, मतलब थोड़ा सा बहुत टफ आएगा, 20 मार्क्स आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हो। MCQ में आपको बताएंगे, MCQ भी मैं आपको बताऊंगा। 40 में 20 मार्क्स आपको लाना जरूरी होता है। अगर आप 5-6 वीडियोस देख लो ना कि टॉप MCQs वाले, अगर 150 क्वेश्चन आप रेडी करके जा रहे हो MCQs के ना, आप उसमें से 30 प्लस आपके मार्क्स आएंगे। 30 प्लस मार्क्स वहाँ से आ गए, को 20 मार्क्स और चाहिए रहेंगे, तभी आपको 50% हो जाएगा और क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, तो 20 मार्क्स और चाहिए होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चैप्टर यहाँ से पढ़ लोगे 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे फोटो एडिटर है, वेब पब्लिशिंग एंड वेब ब्राउजिंग है, ये सारा वो है क्या बोलते हैं, थ्योरी पेपर है, आप ये चीज़ें इजीली लिख सकते हो। यहाँ से फिर 45 नंबर और 20 नंबर, 65 नंबर का आप यहाँ से कर जाओगे। ठीक, 65 नंबर में आपके 40 नंबर वो भी आते हैं, लेकिन जहाँ से आपको 30+ स्कोर कर रहे हो, लेकिन आप 65 नंबर का खुद पढ़ के जाओगे, आप 50 से ज़्यादा स्कोर करके आओगे। ठीक है, 65 पढ़ के जाओगे ना, 65+ तो स्कोर ही करके, क्योंकि ऐसी बात नहीं है इसमें, चीज़ें आपको मिलेंगी और 50+ ही तो नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए, कौन सा हमें वहाँ पे मेरिट बनानी है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। कुछ चीज़ें हैं लाइन बाय लाइन हमें याद करनी है, इसमें कोई थियरी पेपर नहीं है, कोई आपसे बैठ के वहाँ पे एक पेज बनवाएगा नहीं, आपको बस कॉपी पे आएगा तो एक पेज बना देना है, लिख देना है, कोई सिंटैक्स वहाँ पे उतनी लीनियंसी होती है, टेंशन वाली बातें नहीं है। देखो 2-4 लाइन है बड़ी बड़ी, मतलब उसे याद रखो, वो उस पर भी MCQ में भी काम आएंगी। इंटरनेट इज अ वर्ड ऑफ लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, पहली लाइन। फर्स्ट नेटवर्क क्या है, अपर नेट होता है था 1990 में बनाया गया। ठीक है, हाउ टू कनेक्ट टू इंटरनेट, ये भी सीधे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे जो भी चीज़ें हेडिंग वाली आप उसको ऐसा कर सोच लो ना कि वो क्वेश्चन आ सकती हैं कि आप हाउ टू कनेक्ट कैसे होगे। पहली चीज़ आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटिंग डिवाइस कंप्यूटर, ठीक है, आपको फ़ोन भी आपका कंप्यूटर ही है एक तरह का। और ISP एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी होना चाहिए। आपके फ़ोन का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जियो, एयरटेल, वोडाफोन जो भी होगा, लेकिन कंप्यूटर में भी एक ASP लगता है। अगर हम प्रॉपर लें ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम लेते हैं, जैसे कि 100 Gbps और ऐसे करके कनेक्शन, एक महीने का 100 GB ऐसे करके कनेक्शन लेते हैं, 100, 300, 400 GB कनेक्शन, तो वो ISP होता है। ये कनेक्शन आपका वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, वायर में हो गया, आप एक इथरनेट लगा दो, इथरनेट केबल जिससे आपका इंटरनेट आ रहा है, या फिर वायरलेस में हॉटस्पॉट वगैरह, या फिर ऐसे जो नेटवर्क से आप कनेक्ट करते हो, अपना फ़ोन वोन चलाते हो वहाँ से भी, वो भी वायरलेस ही है। मॉडेम चाहिए जो कि सिग्नल फेंकता है, घर पर आता है, जब भी हम कनेक्शन लोगे ना तो मॉडेम मिलेगा आपको। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, आपके पास सारी चीज़ें होने के बावजूद, लेकिन आपके पास सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं हुआ तो आप इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे इंटरनेट से। लाइक चाइनीज़ बैठा हुआ है, ठीक है, अगर आपसे उससे उसके पास पूरी नॉलेज है, लेकिन आपको उससे बात करनी है, फिर कोई चीज़ पूछनी है, तो आपको उसकी लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, वही लैंग्वेज है ब्राउज़र या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपको बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। आपको पूछना है वो चीज़, तो आप डायरेक्ट इंटरनेट पर जाके नहीं पूछ सकते, कैसे पूछोगे, चढ़ जाओ क्या माइक लेके। ठीक है, तो वही आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस है जिससे आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते हो, तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे ब्राउज़र कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट्स एकदम सीधे याद करो, ऐसे करना है। ठीक है, और बताते हैं कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ लिखने का तरीका भी बता देते हैं, और एक दो क्वेश्चन एक्सप्लेन करके, और फिर आप, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है, आप वहाँ से पढ़ के आराम से क्वालिफाई कर सकते। देखो www के बारे में जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, पुट अप हो जाएगा कि www क्या है। ठीक है, पहला तो फेम, फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, जिसका इन्वेंशन किया था टिम बर्नर ली में, लास्ट में आ रहा है, कई MCQs में कंफ्यूजन किया है इसमें। ठीक है, तो टिम बर्नर ली है, 1989 में किया गया था। ये डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ठीक है,
अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए ताकि आप वहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आए तो लिख सको। और एक चीज़ ध्यान रखो, फिगर एकदम मस्ट है, ठीक है, क्योंकि एक साइकोलॉजी भी होती है, एक ह्यूमन बिहेवियर की साइकोलॉजी है। जैसे कि बच्चा होता है जब छोटा, उसे भी पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन उसकी जो बुक्स होंगी, देखे होंगे आपने, वो उसमें बुक्स में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फिगर्स होते हैं और लेटर 3-4 लिखे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसे मन नहीं करता, फिर भी वो उसे फोटोज देखने के लिए निकालता है और फिर एक दो अच्छा रहता है तो पढ़ भी लेता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है उसको। तो वैसे ही है, माइंडसेट होता है ऐसे ही। हम स्टडी करके थोड़ी बहुत जान जाते हैं कि कैसे हमें लूप होल्स निकालने होते हैं। जैसे हम एग्जामिनर बैठा होता है ना, वो पूरे कॉपी ऐसे केवल नीली काली कॉपी देख देख के पागल हो जाता है, ब्लैक एंड ब्लू कॉपी देख देख के। अगर उसमें थोड़ा सा आपने कलाकारी भी कर दिया, अगर उसे अच्छा लग गया ना, वही चीज़ें, तो बस वहीं पे ठहर के आपको देख के समझ जाएगा वो, और थोड़ा सा अच्छे मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी है, अगर आप इसे थोड़ी सी कलाकारी कर रहे हो तो थोड़ा सा कम भी लिखोगे तो काम बन जाता है, ठीक है, और उसकी नज़र भी पड़ जाती है। तो ये भी है, ये सारी चीज़ें हैं। और तो हमें यहाँ 2-4 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि सर्वर मैंने एक बनाया, फिगर बनाई है। तो यहाँ पे मैंने वो जो सैटेलाइट घूमती है ना, उसको बनाने की कोशिश की कि बीच में सैटेलाइट है, ये पंखे निकले हुए हैं उसके, जो सोलर पैनल वाले निकलते हैं चार्ज करने के लिए ताकि ये चल सके अंतरिक्ष में। ये सर्वर है जिस पे हमारी सारी वेबसाइट और वेब पेजेस डाटा सब अवेलेबल है, सर्वर पे हमारा लोडेड है। और हम इसे लैपटॉप, ये फ़ोन से कनेक्ट कर रहे हैं और लैपटॉप्स के मॉडेम द्वारा इसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे फिगर बनाना, ठीक है, मैंने इसे छोटा बनाया, आप इसे यहाँ बनाना फिगर, और फिर मोबाइल को यहाँ, लैपटॉप को यहाँ किया, उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और कैसे कनेक्ट करेगा, मतलब ऐसे ही कनेक्ट करने की कोशिश करें, ये फिगर आप बनाना, मतलब फिगर आपको बहाना चाहिए, होना चाहिए कि आप कहीं बना सको ऐसा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो इंटरनेट बेस्ड सर्विस होती है, दूसरा यूज़ कॉमन सेट ऑफ रूल एज प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल कहीं भी प्रोटोकॉल वर्ड होता है जो भी रूल्स होते हैं कुछ, जिसके द्वारा हम वर्क करते हैं कोई भी चीज़, उसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो, तो जैसे कि आप ऑफिशियली गवर्नमेंट जॉब में या फिर प्राइवेट जॉब में भी होगे ना, तो वहाँ पे एक कुछ रूल्स होते हैं, आपको उसे फॉलो करना ही है, उन्हीं को प्रोटोकॉल बोलते हैं। कोई आसमान से वो ये वर्ड उतर के नहीं आया, ऐसे ही है, बस कुछ रूल्स होते हैं, इसे प्रोटोकॉल बोलते हैं। टू डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस द इंटरनेट इन ए स्टैंडर्ड वे, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स इस सर्वर पे हैं उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए एक स्टैंडर्ड वे में, ठीक है। ऐसा सोचो ना, जैसे आपको शादी वगैरह में पूड़ी वगैरह चलाने, मिठाई उठाई चलाने के लिए दिया जाता है ना, तो आप कैसे देते हो, आपका प्रोटोकॉल क्या है, आपका रूल क्या है, कि सबको लाइन से देना, या फिर जो पहले आ जाए उसको दे देना, जो हाथ फैलाए उसको दे देना, मतलब ऐसा कुछ रूल्स होता है ना, कि मतलब जैसे भी आप देना चाहो, आप एक रूल डिफाइन करते हो कि हम ऐसे देंगे, हम वैसे देंगे, ये आपका रूल है, ये आपका प्रोटोकॉल है कि आप कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। वैसे ही इसके पास वेब पेजेस होते हैं, इंटरनेट बस एक www प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा ये वही वेब इंटरनेट को इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा है। तो यही कुछ रूल्स होते हैं जिसका यूज़ करता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके क्लाइंट्स डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द इंटरनेट इन स्टैंडर्ड वे, वही चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ करता है, ठीक है। कभी कभी यही होता है ना कि हमारी सर्वर थोड़ा सा ये ऐसे समझते हैं ना, जैसे सर्वर की कैपेसिटी की बात है, जैसे कि एक साथ 10 लोगों ने रिक्वेस्ट कर दी तो वो कैसे उसको मैनेज करेगा, वही रूल चाहिए ना, सर्टन सेट ऑफ रूल्स कि कैसे किसको मैनेज करना है। अब इसकी कैपेसिटी है 1000 की और आपने रिक्वेस्ट करा दिया 1 लाख, तक तो गायब हो जाएगा ना, हैंग कर गया सर्वर। ऐसे ही ना बैंकों के सर्वर बैठ जाते हैं, लोकल सर्वर लिए रहते हैं, और जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है अपने निकालने के लिए, डालने के लिए, तो मतलब रिक्वेस्ट कैपेसिटी छोटी होती है, रिक्वेस्ट ज़्यादा आने लगते हैं तो बस बैठ जाता है, किसको किसको रिक्वेस्ट करें, हैंग हो जाता है। इसकी 1000 की कैपेसिटी है, 1 लाख रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो 1 ही 1000 को सर्विस कर पा रहा है, बाकी सब खाली बैठे हैं, हिल रहे हैं, तो वही बात है। और 2-3 चीज़ें हैं कि पॉइंट्स बना के लिख दीजिए, हाँ, या फिर पॉइंट्स याद रखे रहो, तभी तो कंटेंट लिख पाओगे, एक ही चीज़ 10 बार लिखना अच्छी बात नहीं होती है। तो जैसे कि यहाँ पे इंटरनेट बेस्ड सर्विस होती है, कॉमन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अक्रॉस द इंटरनेट इन अ स्टैंडर्ड वे।
ठीक है, ये फिगर आपको बनाना है। इंफॉर्मेशन लिंक्ड ऐसे हाइपरलिंक से लिंक्ड होती है, ऐसे कि आपको वेब पेज में यहाँ पे लिंक रहेगा, फिर फिगर में लिंक रहेगा, क्लिक करो दूसरे पेज पे पहुंच जाता है, वही है। इट इज़ अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डिजिटल पेजेस, अभी बताया। For using information on the internet, the web uses the HTTP protocol। HTTP protocol hypertext transfer protocol होता है जो कि यूज़ करता है allowing application to communicate to transfer data, transmit data। एप्लीकेशन जो भी हमारा वेब ब्राउज़र होता है उसका यूज़ करके उसको अलाउ करता है कि ट्रांसमिट करे डेटा को। वेब ब्राउज़र क्या होता है? यूज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेब। दो चार चीज़ें मैंने नीचे मार्क कर दी हुई हैं, बस वही चीज़ ध्यान से देख लेना रहता है। ठीक है, वास्ट कलेक्शन वेब पेज HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करता है, वेब ब्राउज़र यूज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। वेब पेजेस क्या होते हैं? एक दूसरे से हाइपरलिंक के द्वारा लिंक्ड होते हैं। वेब डॉक्यूमेंट कंटेंट क्या कंटेंट करते हैं? ग्राफिक्स, साउंड, टेक्स्ट एंड वीडियोज़। और देख लो, ये इनका सबका URL होता है। ठीक है, ये लिख सकते हो www में ही, लेकिन मतलब ऐसा सोचो ना कि URL के बारे में भी सीधे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप वहाँ पे भी एक फिगर बनाना जरूर से। ये रहा हमारा सर्वर, यहाँ पे हमारा क्लाइंट है, रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है, रिक्वेस्ट वेब पेज वाया URL। और फिर URL भाई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ये हर वेब पेज का यूनिक होता है। जैसे कि ये एक एड्रेस होता है, जैसे कि सर्वर पे हमारे करोड़ों लाखों फाइल्स वेब पेजेस स्टोर होंगे। अमेजोन वेबसाइट या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, मतलब जितने सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट, लाखों वेबसाइट का जो सर्वर पे है स्टोर्ड है। आपको कौन सी वेबसाइट एक्सेस करनी है, ये आप उसका URL है ना, उसके द्वारा उसको बताओ कि हमें ये फाइल चाहिए होगी, तब जाके वो फाइल प्रोवाइड करता है। जैसे देखो, हम अपने लैपटॉप जो भी मॉनिटर है, सिस्टम है, हम उसे भी सर्वर बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हमें उसे हमेशा ऑनलाइन रखना होगा, इंटरनेट से कनेक्टेड हो। ठीक है, ये शर्त मंजूर रखनी पड़ेगी, तभी तो हो पाएगा, हमेशा काम करता रहे, तो ये पॉसिबल तो नहीं है। तो इसीलिए हम अपने वेब पेजेस क्या करते हैं, सर्वर पे अपलोड कर देते हैं, होस्ट कर देते हैं। यहाँ हमेशा ऑन रहता है और हमेशा सर्विसेज रिक्वेस्ट करते हो, तभी तो आप रात के 12 बजे मतलब रिक्वेस्ट करो किसी URL की तो वो भी मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि 9 से 5 का चल रहा है, कि 9 से 5 आपको बस ये साइट एक्सेस करने को मिलेगी, उसके बाद लैपटॉप बंद, काम खत्म। ऐसा नहीं है ना, तो इसलिए हम उसको होस्ट कर देते हैं सर्वर पे। ये सारी चीज़ें, तो ये आप चीज़ें URL में लिख सकते हो, सारी चीज़ें लिख सकते हो, जो भी बताएं कि अपने सिस्टम पे नहीं रख सकते इसलिए होस्ट करते हैं। और वो बैंक वाली बात, ओवरलोड और सारी चीज़ें इसमें डाल दो। ठीक है, आपको जगह देखनी होगी कि कहाँ कहाँ इस चीज़ को डाला जा सकता है, और वो हर जगह क्या कहते हैं, हर कोई भी क्वेश्चन पूछे आप वो बातें इसमें रख सकते हो, आपकी बातें वैलिड होंगी। ठीक है, और लॉजिकल भी हैं, और ये एग्जामिनर को ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ के। ओके, आप कुछ में भी लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश में भी, और खिचड़ी बनाकर भी लिख सकते हो एक पेपर में। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जैसे वेबसाइट के लास्ट में है तो आपको पता चल जाएगी वो URL की, वो साइट किस तरह की है। अगर जैसे लास्ट में .gov है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, लास्ट में .edu है या फिर .ac.in है तो इसका मतलब एजुकेशनल सेक्टर की कोई वेबसाइट है। .org है तो इसका मतलब कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वेबसाइट है। और .com है तो यानी कि कॉमर्शियल या फिर बिजनेस या ई कॉमर्स, कुछ बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट है वो। और .info है तो इसका मतलब कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड साइट है। ठीक है, अब ऐसे सीधे क्वेश्चन आता है, वेब पेजेस क्या होते हैं? ठीक है, वेब पेजेस क्या होते हैं, आप दिमाग में खुद सोचो कि आप कोई भी इंटरनेट पे साइट खोलते हो तो वो सीधे वेब पेज होता है ना। मूवी डाउनलोड तो सब किए होंगे ना भाई, मूवी डाउनलोड के लिए साइट खोलते हो तो वो वेब पेज ही है ना। ठीक है, वो भी डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि HTML उसकी बेस लैंग्वेज होती है, पहला पॉइंट उसका। दूसरा, वेब ब्राउज़र से मतलब उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, CSS और जावा स्क्रिप्ट भी यूज़ होता है। वेब पेजेस के होते हैं, उनके पास एक यूनिक URL होता है। ठीक है, दो तरह के वेब पेजेस होते हैं, स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज। ये आपका तुरंत वेब पे पूछेगा ये सारी चीज़ें डालो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक वेब पेज। ठीक है, स्टैटिक वेब पेज वो होते हैं जिसका हम यूज, उसका स्टैटिक वेब पेजेस में जो हमें इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो एक स्टैटिक बनी होती है। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होता, जैसे कि अभी हम जो पेज देख रहे हैं, कुछ समय बाद भी वो पेज वैसा ही रहेगा, कुछ भी कर लो, मतलब एक पेज है ना, एकदम जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, स्टैटिक वेब पेज।
लेकिन डायनामिक पेज में थोड़ी वो ऐसा होता है कि आप उस पर कर्सर लेके जाओ, कलर चेंज हो जाता है, फिगर उसके बदलने लगते हैं, नाचता है, घूम, मतलब कुछ ऐसा होता है ना, कुछ थोड़ा सा डायनामिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, उसमें थोड़ा सा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा इंटरेक्टिव लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, ये होता है। तो ये होता है स्टैटिक। ये जो भी चीज़ है ना, ये पहले इसको लिख भी सकते हो और फिर इसे पॉइंट बना के ले सकते हो कि इसमें केवल HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। इसमें होता है CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं डायनामिक बनाने के लिए, ठीक है। और बताओ, इसके जो फाइल्स होते हैं जब हम कोडिंग करते हैं तो लास्ट में .stm या .html लिख करके सेव करते हैं। इसमें .cgi, .php या .pl लिख के सेव करते हैं। इसमें नॉन इंटरेक्टिव विद, इसमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है, इसमें कोई डेटाबेस लिंक नहीं होता है। जो स्टैटिक वेब पेज पे चीज़ें पड़ी हैं वो वैसे ही पड़ी रहेंगी, डेटाबेस के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा। इसमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन रहता है, ठीक है। इसमें होता है कंटेंट, इसका फिक्स होता है, इसके कंटेंट चेंज होते हैं ड्यूरिंग रन टाइम। जैसे आप रन टाइम मतलब रियल टाइम, जब भी आप चलाओ तो इसके कंटेंट चेंज नहीं होते हैं, इसके कंटेंट चेंज होते हैं। इसके कंटेंट नॉट चेंज, इसके कंटेंट चेंज होते हैं। फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है, ठीक है, ये भी आप वेब पेज में ही लिख सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। अगर अलग से पूछ दे फ्रंट एंड बैक एंड, फ्रंट एंड का मतलब होता है ना, जब भाई आप कोई वेब पेज खोलते हो तो उसके फ्रंट एंड में क्या आपको दिख रहा है, जो आपकी आंखों से दिख रहा है, बस वही फ्रंट एंड है, ठीक है। उसके बैक में, जैसे कि आपकी मूवी डाउनलोडिंग की कोई साइट पकड़ ली, तो उस मूवी डाउनलोडिंग की साइट में आपको जो फ्रंट एंड पे जो वेब पेज दिख रहा है, थंबनेल दिख रहा है, स्क्रीनशॉट्स दिख रहा है, ठीक है, वो आपका फ्रंट एंड है। अगर आपने मूवी डाउनलोड पे क्लिक करा और डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, वो आपका बैक एंड से चीज़ें आई ना, ठीक है। जो भी आप उस पर इंफॉर्मेशन लॉग इन करके जा रहे हो फाइल डाउनलोड करने, तो वो बैक एंड वाली काम हो गया ना, वो जो आपको नहीं दिख रहा है वो बैक एंड का काम है। देखो, जैसे फ्रंट एंड जो हमें दिखता है, डिस्प्ले करता है यूज़र को, इंटरेक्शन होता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट से यूज़ होता है, डिज़ाइन होता है, इसमें बटन्स होते हैं, फॉर्म होता है, इमेज होता है, इजी अंडरस्टैंडेबल होता है, इजी है, नेगोशिए मतलब क्या, नेविगेशन मेन्यू होता है, रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस, हाँ ये भी अभी बताएंगे रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस क्या होता है। रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस में आप टैब में खोल रहे हो लैपटॉप में या फ़ोन में या छोटे फ़ोन में, तो वो उसके स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, इसे रिस्पॉन्सिव वेब पेज कहते हैं। और एक होता है एडेप्टिव वेब पेजेस। एडेप्टिव वेब पेजेस क्या होता है ना, वो आपका टैबलेट के लिए अलग से वेब पेज बनाना पड़ता है सारी चीज़ें देख के, और लैपटॉप के लिए अलग बनाना पड़ता है, फ़ोन के लिए अलग, और कीपैड वाले फ़ोन के लिए अलग वेब पेज इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा एडवांस हो गया है। रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस में क्या होता है, आप एक ही वेब पेज डिज़ाइन करो, वो आपके स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वही है रिस्पॉन्सिव। और बैकएंड में क्या होता है, ये होती है सर्वर साइड, इसको बोलते हैं ऑल्सो, ठीक है। इसमें डेटा होता है, सेव होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है डेटाबेस में, क्या होता है, ओनर और एडमिन कैन एक्सेस इट, नॉट यूजर, ये होता है बैक एंड होता है। क्लाइंट एंड सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मैंने सीधे सीधे सारा चीज़ें आप एकदम टॉपिक वाइज मैंने बता दी हैं इसको, कि टू स्क्रिप्ट राइट करने के लिए होता है इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड होते हैं टू परफॉर्म टास्क, ठीक है, कोई भी टास्क करने के लिए इंस्ट्रक्शन कमांड्स होते हैं। स्क्रिप्ट टू राइट स्क्रिप्ट होता है, और स्क्रिप्ट लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। इंटरेक्शन आर रिटेन फॉर रन टाइम एनवायरनमेंट, कोड नीड नॉट टू बी कंपाइल्ड, ठीक है, मतलब जो भी राइट होते हैं, जैसे हमारे कोड कंपाइल होते हैं ना, तो वो रन टाइम पे ही मतलब वो रन टाइम पे कंपाइल हो सकते हैं, आपको पहले कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है उसका, कोड जो आप लिखते हो। वेब पेज होते हैं, वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट्स, दो तरह की स्क्रिप्टिंग होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ठीक है। और ये सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन है। देखा, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इतनी ही बार हो गया है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में जो आपको विजिबल है, इंटरेक्टिव, ठीक है, वही वेब पेजेस है क्लाइंट साइड। सर्वर साइड होती है जो बैक एंड पे होती हैं, ठीक है, बैक एंड के बारे में थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। डेटाबेस हमारा होता है ना उसमें, तो कैसे क्वेरी करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, एक्सेस करेंगे, राइट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे अदर सर्वर से, प्रोसेस कैसे होगा यूज़र से इनपुट लेने का, लैंग्वेजेस क्या क्या यूज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिव वेब पेज, हाँ, डिज़ाइनिंग होता है,
पेजेस किस तरह के अडॉप्टिव रिस्पॉन्स, ये देखो फिगर फिर आपको बनाने का बहाना बस चाहिए होगा, ठीक है। इसके लिए सबके लिए अलग अलग बना रहा है वेब पेज उसके लिए, लेकिन एक ही वेब पेज बनाए जो सब में हो जा रहा है। तो ये चीज़ होती है। इस तरह से मैं आपको ये सारे नोट्स दे देता हूँ, आप सीधे सीधे सब पढ़ लेना, ठीक है। टाइप ऑफ वेबसाइट क्या होती है, स्टैटिक, डायनेमिक, ये फास्ट है थोड़ा सा, डायनेमिक थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि इसको हर एक चीज़ के पहले प्रोसेस करके उस चीज़ को दिखाना होता है, ठीक है। आप माउस लेगा तो पहले कुछ प्रोसेस होगा ना, कि यहाँ पे माउस लेने के बाद ग्रीन होना है तो फिर वो ग्रीन होगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसेस होता है तो इसलिए थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो खुद सोचो कि आप एक जगह, हाँ, स्टैटिक वाले में कहीं भी कुछ भी ले जाओ कोई चेंज नहीं हो रहा है, पूरा स्टैटिक वेब पेज है जिसको जो जैसे है सारी इन्फॉर्मेशन डाल कर रख दिया है, बस उसी पे चलाते रहो। लेकिन डायनेमिक पे आपको उसी इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए, थोड़ा डायनेमिक बनाने के लिए आपको जैसे 10 MB की फाइल आपको स्टैटिक में लग रही है, तो वही आपको डायनेमिक में 15 से 20 MB की फाइल लगेगी, उतनी ही वेब पेज, लेकिन ये देखने में और अच्छा लगेगा डायनेमिक। तो ये फाइल का स्टोरेज ज़्यादा है तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम भी लगेगा, तो वही है, तो थोड़ा सा स्लो होता है इसमें। जैसे एक क्वेश्चन, एक वो है एग्जांपल है कि एक 30 क्वेश्चन का हमने स्टैटिक पेज बनाया, तो एक सीक्वेंस में आएंगे 30 क्वेश्चन, जितनी बार भी आप करोगे ना एक सीक्वेंस में आएंगे। लेकिन डायनेमिक में क्या है कि 30 क्वेश्चन आप तो रहेंगे, लेकिन उनका सीक्वेंस चेंज होता रहेगा, जैसे भी आप साइड रिफ्रेश कर दोगे या फिर दोबारा दोबारा विजिट करोगे तो उनका सीक्वेंस चेंज होता रहेगा, तो थोड़ा सा डायनेमिक है ये। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ये देखने को मिलेगी। बस हो गया यूनिट 1, इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। यूनिट 2 में आ जाओ, यूनिट 1 का हमने देखा था ना कितने 25 नंबर्स के, खत्म हो गया काम इसका, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आ जाओ यूनिट 2 में, एडिटर क्या होता है, एडिटर नोट पैड वगैरह होता है, सब एडिटर है। देखो कोड एडिटर, अब कोड एडिटर के बारे में देखना है। कोड एडिटर में क्या आएगा, कोड ही तो एडिट होगा और क्या। तो देखो यहाँ पे लिखा है कोड एडिटर इज ए स्पेशल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम्ड, हाँ, HTML के भी कोड नोटपैड में लिखे जाते हैं, .html से सेव होते हैं। हाँ, तो वो एडिटर ही, ठीक है, उसमें हम एडिट कर रहे हैं कोड अपना, तो वही होता है, उसको बोल दिया स्पेशल टेक्स्ट एडिटर। स्पेशल टेक्स्ट एडिटर इन इस कॉन्टेक्स्ट में बोला है ना कि कई सारे जैसे और लैंग्वेजेस हैं, C++ और मतलब बहुत सारी पाइथन वगैरह लैंग्वेजेस हैं, तो इनके लिए क्या ना, जो थोड़ा सा स्पेशल टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट जैसे दिखता है लेकिन वो जब उसमें आप कोड लिखोगे, वो कोड ही लिखने के लिए बनता है, कोड्स लिखने के लिए, प्रोग्राम रन कराने के लिए। हालांकि उन कोड्स में ये एक है HTML, ठीक है, जो कि आपका नोटपैड में ही बन जा रहा है, तो इसके लिए ऐसा है। कोड एडिटर स्पेशल टेक्स्ट एडिटर ही होते हैं, लेकिन ये है कि HTML का कोड एडिटर नोटपैड ही है। हालांकि बहुत सारे लैंग्वेज ऐसे हैं जिनका कोड एडिटर डिफरेंट होता है। तो ये है, जैसे पाइथन का है, पाइथन तो आप उसमें CMD में भी चला सकते हो, लेकिन उसका स्पेशल कोड एडिटर है पाइचाम, आप उस पर पाइचाम में चलाओगे तो दूसरा इंटरफेस आएगा, तो उस पर आप आसानी से लिख सकते हो। तो उस तरीके से क्या है, HTML का कोड एडिटर नोटपैड ही है, तो बस वही करें। कोड एडिटर में हम क्या कहते हैं, स्पेशल टेक्स्ट एडिटर होता है जो कि प्रोग्राम होता है डिजाइन टू राइट एंड एडिट सोर्स कोड एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स विच हेल्प प्रोग्राम विद इनबिल्ट, क्या आता है, रूटीन टू इजी राइट कोड। हाँ, हमें इजी कोड राइट लिखने में मदद करता है। उसमें कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने किसी टैग का पहला लेटर लिखा तो वो सजेस्ट करने लगता है कि ये चीज़ है। कुछ डिबगिंग ऑप्शन भी होते हैं जो दिखाने लगता है कि आपके यहाँ पे या आपके इस कोड में यहाँ पे गड़बड़ है। तो ये सारी चीज़ें कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं। अब हम कैसे सिलेक्शन करें कि कौन सा एडिटर अच्छा है, ये सीधे क्वेश्चन आएगा कोड एडिटर, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है, 2-3 पॉइंट आपको याद में रख लेना है, लिख लो। फिर इसमें ये भी पॉइंट्स अपने से डाल के लिखो कि कैसे हम अच्छे का चुनाव करें। अरे अच्छे का चुनाव क्या करेंगे, जो हमारे समझ में आए, ठीक है, कंपैटिबल विद अदर लैंग्वेज एज वेल, क्योंकि सबके लिए अलग अलग ना डाउनलोड करना पड़े। एडिटर कंपैटिबल विद अदर लैंग्वेज एज वेल आर बीइंग यूज्ड, ठीक है। सिंटेक्स को हाईलाइट कर दे, जो भी हम सिंटेक्स लिखें। ऑटो कंपाइल फंक्शन हो, ठीक है, सॉरी, ऑटो कंप्लीट फंक्शन हो, जैसे कि हम यस यू लिखें तो अपने आप पे संपुट, मतलब कि जो भी इसका आगे फंक्शन हो
इससे रिलेटेड वो तुरंत आ जाए, ठीक है। इनबिल्ट इसमें कंपाइलर हो, तुरंत कंपाइल हो जाए, ठीक है। उसके लिए अलग से कंपाइलर में डाउनलोड करना है। डिबगिंग फंक्शन हो, डिबगिंग फंक्शन मतलब कि जहाँ पे कोड में हमारे गलती हो तो ये बता दें कि यहाँ पे गलत है, डिबगिंग। और फिर ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन हो, मतलब ये भी एक फंक्शन ही है। वहाँ पे उसमें एडिटर में ये सब चीज़ नहीं होती है कि यहाँ से आपने कोड उठाया ड्रैग करके नीचे लेते हैं, वो नहीं होता है। वहाँ पे सारी सारी लाइन बाई लाइन लिखना पड़ता है। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन, मतलब ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, किसी किसी में नहीं भी होती है। मल्टीपल ओ सपोर्ट करें ऑपरेटिंग सिस्टम, इजी टू यूज़ हो, ठीक है। कुछ एडिटर्स के एग्जांपल ले लो यहाँ पे। नोटपैड प्लस प्लस, ये ओपन सोर्स है, फ्री भी है। सबलाइम टेक्स्ट है, तो ये कुछ फ्री भी है, पेड भी है, कुछ फीचर्स वाले। देखो अब जैसे नोटपैड प्लस प्लस के बारे में इंफॉर्मेशन है, सितंबर 2003 में हुआ था डॉन हू के द्वारा, ठीक है। ये याद रखना आ सकता है एमसीक्यू वाले में। ये ओपन सोर्स है, जीएलपी क्या है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। सी प्लस प्लस यूज किया गया है इसको डेवलप करने के लिए, ये भी कोडिंग लैंग्वेज ही है, इसको यूज़ किया गया है इसको डेवलप करने के लिए। 32 बिट एपीआई यूज़ होती है, साइज छोटी है, ओनली ऑन विंडोज़ में वर्क करता है। फीचर्स इसके PHP, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, सिंटैक्स हाईलाइट करता है, GUI कस्टमाइजेबल होती है इसकी, ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस कस्टमाइजेबल, आपको चाहिए नीले कलर की तो नीले कलर पीछे मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं। मल्टी व्यू होता है, लार्ज जूम इन जूम आउट होता है, मतलब ये सारी चीज़ें आप याद रख लो, बस दिमाग में छापते जाना, जो भी दिमाग में आता जाए। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जनवरी 2008, स्किनर, ये सब चीज़ लेकिन याद रखना अच्छे से। बेसिक वर्जन फ्री होता है लेकिन एडवांस उसका पेड होता है। मल्टी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, सिंटेक्स हाईलाइट करता है, ऑटो इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब ये होता है ना कि जैसे आपने कोई लाइन लिखी और कुछ लाइन्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा अंदर लिखना है तो उसी को इंडेंटेशन कहते हैं, थोड़ा सा अंदर लिखना है। जैसे एक लाइन यहाँ से लिखी, दूसरी मतलब एक लाइन आपने यहाँ से लिखी है, फिर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, और फिर आप यहाँ से लिखना ऐसे स्टार्ट करें, यही है इंडेंटेशन। तो ये इंडेंटेशन जो है ना ये वाली, इसमें ऑटो इंडेंटेशन होता है। इंडेंटेशन भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है इसमें। ये फाइल टाइप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कौन सी फाइल टाइप है। साइड बार होता है, जैसे कि ये साइड है ना, वैसे साइड बार में फाइल होता है। मैक्रो फीचर होता है, प्लग इन पैकेज होता है, विंडोज़ लिनक्स मैक में सब में चलता है ये। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से मेरे नोट्स हैं, ठीक है। मैं ये नोट्स भी दे दूंगा आपको, इजीली कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट्स भी दे दूंगा कि आप इससे गो थ्रू करते जाओ। जैसे देखिए यहाँ पे यूनिट 2 भी खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब इतना ही थोड़ा सा था ना जो भी हमने बताया। फिर डाउनलोड हम इसको कैसे करें, ठीक है। तो HTTP ऐसे करके डाउनलोड, मतलब उसका URL ले लो, डाउनलोड हो जाएगा। या फिर कैसे डाउनलोड करें ये भी लिख देना उसमें, ये सारी चीज़ें कि डाउनलोड कैसे करें। तो नीचे सर्च, पहला स्टेप 1 कि सर्च करेंगे नोटपैड डाउनलोड, पहला लिंक आएगा जिसमें notepad.org लिखा होगा, नोटपैड लिखा होगा, .org लिखा होगा, तो इसका मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है। उस पर क्लिक करेंगे, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप डाउनलोड कर लेंगे, चौथा स्टेप इंस्टॉल कर लेंगे। मतलब इसी तरह से हो गया। मेक यूज़ ऑफ एडिटर, क्या करते कैसे एडिटर का यूज़ करेंगे। टेक्स्ट एडिटर होता है, टाइप ऑफ प्रोग्राम, टेक्स्ट एडिटर सीधे नोटपैड, कहीं सोच के मन में लिखते चालू कर देना। टेक्स्ट एडिटर टाइप ऑफ प्रोग्राम होता है यूज टू एडिट प्लेन टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है। एंड वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज वेल, क्योंकि उसी का यूज़ करके हम HTML भी यूज़ कर ले रहे हैं। तो हो गया आपका यूनिट 2 भी। यहाँ से देखो कितने टॉपिक्स थे आपको, यहाँ से 45 नंबर का काम खत्म, नहीं सॉरी 25 नंबर का काम हो गया। थोड़ा सा और इसमें अभी हमको वेब पेजेस के बारे में जानने हैं। हाँ देखो यहाँ पे यूनिट 3 चालू हो गई ना। ठीक है, किसी भी वेब पेज का सोर्स कोड देखना है, सीधे हर एक लाइन लिख सकते हो आप इसे। उसका Ctrl+U दब मतलब कि क्लिक करो ना तो उसका सोर्स कोड बगल में खुल जाएगा। HTML बेसिक्स हैं। HTML को हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज करते हैं। टिम बर्नर्ली द्वारा 1999 में, 2 वर्जन है इसमें, 4.01 1999 में, जो कि सबसे ज़्यादा लार्ज यूज़ होता है, और HTML5 लेटेस्ट है। टैग होता है यूज़ करते हैं डिज़ाइन के लिए। फर्स्ट लैंग्वेज है इंटरेक्टिव प्लस एट्रैक्टिव बनाने के लिए, CSS लॉजिक के लिए, जावास्क्रिप्ट डायनामिक वेब पेज के लिए, HTML+CSS, सेव करने के लिए हम
कोड को सेव करते हैं HTML प्लस या फिर HTML से, ठीक है, HTML या फिर HTML, ठीक है। बेसिक टैग होते हैं दो तरह के, ऐसे पूछ सीधे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दो तरह के होते हैं, पेयर्ड, सिंगुलर। पेयर्ड होते हैं जिनको ओपन किया तो क्लोज करने की जरूरत होती है, सिंगुलर होते हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं HTML के, ये बेसिक चल है। हेड की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, हेड में इंफॉर्मेशन अबाउट वेब पेज होता है और वो शो नहीं करता है वेब पेज में, ठीक है। एक्चुअल वेब पेज आपका दिखेगा तो उसमें हेड में जो भी कंटेंट आपने लिखा ना वो शो नहीं करेगा। फिर टाइटल हो गया, वर्जन ऑफ वेब पेज हो गया, मेटा डेटा हो गया। मेटा डेटा इज इंफॉर्मेशन होता है, जो भी हमारा डेटा का इंफॉर्मेशन होता है थोड़ा सा, उसी को मेटा डेटा कहते हैं। जैसे कंटेंट इज अ मेटा डेटा ऑफ अ होल बुक, कंटेंट पेज, उसी तरह से ETC। तो ये हमारा वेब पेज में शो नहीं करता। बॉडी में क्या करते हैं, बहुत मतलब सारी चीज़ें जो भी वेब पेज में शो होती हैं वो सब यहीं पे होती हैं। और ये सिर्फ डॉक टाइप HTML से स्टार्ट होता है, जो कि बताता है कि हमारा ये कौन सा वर्जन है, ठीक है। एक पेज आप, एक बेसिक कोड है, वहाँ वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सीधे सीधे। पहली लाइन ये है, बताता है। दूसरी लाइन से हम स्टार्ट करेंगे लिखना, ये भी आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। HTML क्लोज किया, ओपन किया, फिर यहाँ देखो, यहाँ पे लास्ट में क्लोज भी होता है। क्लोज लास्ट में ऐसे लगा देते हैं आगे इसके, ये वाला होता है ना, इसको क्लोज हो जाता है। हेड हमने चालू किया, हेड बंद किया, हेड के अंदर टाइटल लगाया कि पेज टाइटल, ठीक है, यहाँ पे रहता है, फिर टाइटल बंद कर दिया टैग। बॉडी टैग ओपन किया, यहाँ पे H1 होता है हेडिंग, ठीक है। H1 से होता है H1, H5, H2, H3 ऐसे करके होता है। हेडिंग टैग होता है, H1 सबसे बड़ा होता है, H2 उससे छोटा, सिमिलरली ऐसे जाता है। तो H1 में हमारी टाइटल हो गया माई फर्स्ट हेडिंग, फिर इसे क्लोज कर दिया। P पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ टैग होता है जिसको पैराग्राफ में लिखता है। ये चीज़ें बॉडी हमने क्लोज कर दी, HTML क्लोज कर दिया। देखो, बॉडी का बॉडी क्लोज कर दिया, HTML का हेड क्लोज कर दिया, और HTML का HTML क्लोज कर दिया, ठीक है। हेड के अंदर क्या चीज़ें हैं, बॉडी के अंदर क्या चीज़ें हैं। और अब हम इसे रन कर देंगे तो ये पेज टाइटल हमारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके पेज टाइटल आ जाएगा, और जो हेडिंग्स होंगी हमारे, इधर पे हेडिंग आ जाएगी, आ जाती है हमारी, यहाँ पे हेडिंग आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। हेड में क्या क्या होता है, टाइटल, स्टाइल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट, बेस, ये सब सारी चीज़ें स्टाइल हेड में लिखते हैं, ठीक है। हमें लगता है एक्सप्लेन करते जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट टाइम वेस्ट न करते हुए मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। मैंने कुछ बेसिक्स चीज़ें बता दी हैं ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब ऐसा करते हैं, हाँ, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको इसके बारे में, नोट्स के बारे में। नोट्स आप ले सकते हो, मैं सारे जो, आप देखो, क्वेश्चन में आपसे कोई भी ये नहीं पूछेगा ना कि आप एग्जामिनेशन में आप इसे पूरा इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, पेज बना के दिखाओ। बस ये है कि आपको सारे कोड्स एक बार समझ में आ जाना चाहिए, वहाँ पर कुछ ना कुछ लिख के आओ। नहीं याद हो रहा है ना तो 3-4 कोड आपको याद ही कर लो, ठीक है, अच्छे अच्छे हर तरीके से। जैसे लिस्ट वाले होंगे ना, लिस्ट और टैब बनाने वाले, फॉर्म बनाने वाले, ठीक है, ये फॉर्म बनाने वाले, और ये लॉगिन पेज, एक फॉर्म, एक लॉगिन पेज, और एक टैब बनाने वाले, कि जो ऐसे बनाते हैं ना, इसको है नीचे सारा, ठीक है। कोड सारे हैं इसमें, कि सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग क्या होती है, ये सारी रो स्पैन, कॉल स्पैन क्या होती है, ये सारी चीज़ें, ये ऐसे टेबल बनाने वाले सारे, देखो वो सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है, बहुत सी। तो ऐसे 2-3 आपको याद कर लेना है। देखो, एक फॉर्म, देखो ऐसे लॉगिन फॉर्म, ये इसे रट्टा मार लेना, देखो इंपॉर्टेंट है ये। ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, ऐसे डेटा लिस्ट कैसे बनाते हैं, कौन सी चीज़ है, और हाँ, एक लॉगिन पेज, और क्या क्या होता है, इसको हमें 2-3 तरह के हमें पेजेस याद कर लेने रहते हैं कि कैसे सोर्स कोड होता है इसका, कि कोई टैब आ गया ना, उसको कैसे बनाएंगे, लॉगिन पेज आ गया तो कैसे बनाएंगे लॉगिन पेज का, दूसरा उसका टेबल का, और क्या था, लॉगिन पेज, टेबल, एक फॉर्म बनाना सीख जाइए, और एक कुछ बेसिक सा एक पेज कैसा भी, मतलब बहुत सारे कोड्स पढ़े, ज़्यादा कोड हैं भी नहीं, 4-5 कोड होंगे अच्छे अच्छे, वो आप अच्छे से याद कर सकते हो। बाकी CSS की कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये चीज़ें आप मत छोड़ना, ठीक है। इंटरनल CSS क्या होती है,
टाइप ऑफ सेलेक्टर्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छी चीज़ें मैं बताता हूँ सारा आपको कहाँ से पढ़ना है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप उसको सारा रेफर करना नोट्स, और फिगर आप छोड़ना नहीं, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए कि फिगर आपको कैसे बनाने हैं। तो फिगर आपको हर इसमें बनाने हैं, और जितना अच्छा आप लिख सको अच्छे से लिखना है। मैं बताता हूँ कंटेंट आपको। एक सेकेंड, फॉरवर्ड कर दें तुम्हें ऐसे। ओह, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, जो सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ कहीं कुछ देने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ कहाँ से पढ़ना है। M2R5, ज्ञान XP क्या है, थ्री टाइप हो गया क्या, देख लो। ये किसका है, ज्ञान XP का है ना। ये सारे लेक्चर सीधे 37 लेक्चर हैं, उठा के देख डालो। M2R5 इसका मैं बताता हूँ। हाँ, ये ना M2R5 पे ये 13 लेक्चर पड़े हुए हैं, पूरा देख डालो, ठीक है। इनके ये 13 लेक्चर यहाँ से देखने हैं, और बताते हैं बस 13 लेक्चर ये देखना है, और 13 लेक्चर यहाँ के ज्ञान XP। बहुत अच्छा बंदे ने बताया, ठीक है। आप इसी के मतलब इसी के बदौलत आप अकेले पास हो सकते हो, ठीक है। हाँ, और एक और थे दिनेश करके, मिनेश सचिन, ठीक है। तो इनकी प्लेलिस्ट आप देख लो, 81 लेक्चर्स इन्होंने डाल दिए हैं इसमें, ठीक है। प्ले ऑल का है तेरा है, इनके लेक्चर्स आप देख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स होते नहीं हैं इनके। तो अब ये बस दो चीज़ें आप काम कर लो ना। पहले आप उसे देखो, उन्हीं का ज्ञान XP का पूरा देखो, ठीक है। जो भी उसके लेक्चर है, बंदे के बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, ठीक है। वो सारे आप देख डालो, और फिर ये इनका देख डालो। जितना भी आप देख सकते हो सारे लेक्चर्स वैसे तो खुलेंगे नहीं, ये भी है ना, सारे लेक्चर्स नहीं खुलेंगे, बट जो कुछ खुले आप देख डालो। इनमें भी अपना कोर्स बेचते उस टाइम, तो इस वजह से सारे नहीं खुलेंगे। नोट्स वोट्स देने का खूब वो बोलेंगे, लेकिन आप इनके नीचे के लेक्चर्स कुछ देख सकते हो। ज़्यादा है, इतने ज़्यादा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आधे लेक्चर आप जितने लेक्चर देख सकते हो ना पहले, लेकिन उसका ज्ञान XP का आप पूरे लेक्चर देखना, ठीक है। और इनके आप जितने देख सकते हो 20-20, 27-27 मिनट के लेक्चर्स हैं, फ्री वाले लेक्चर्स, ये सारे आप निपटा लो, पक्का पास हो जाओ 101%। मेरे नोट्स पड़े ही हैं, कोई बोली बात ही नहीं आएगी, ठीक है। और इसमें हम एक आध दो और ऐड करना चाहेंगे, MCQs। अरे यार MSQs, ठीक है। ये MCQs ज्ञान XP के ही है ना, न्यू आइडियाज YT, अच्छा इनके हैं, ठीक है। इनके आप कम से कम 30-20 यहाँ पे है, 30-100 आप इसके ऐसे ही बस देख जाओ, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस देख जाओ, 30-20-100 हो गए। और JS जावा स्क्रिप्ट के बस यहाँ तक आप 4-5 लेक्चर देख लो ना, देखो 5 मिनट 14 मिनट के ऐसे लेक्चर हैं, तो आप इसे देखते रहोगे, देख जाओगे, इतने क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे।
मैं इनका प्लेलिस्ट देखता हूँ, न्यू आइडियाज़ वाईटी के, मैंने इनके भी लेक्चर्स देखे थे। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, आप वही 2 देख लो, बहुत है। ठीक है, MCQ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनवरी। हाँ देखो, एक काम ये कर सकते हो, मैं बताता हूँ। आप इनके मिनेश सर के जो भी लेक्चर है ना, और उनके ज्ञान एक्सपी के, आप ज्ञान एक्सपी के पहले पूरी प्लेलिस्ट देख लो, फिर यहाँ से आप मिनेश सर के, वहाँ पे उन्होंने कुछ ऊपर के जो चैप्टर्स हैं, जो 20-25 नंबर वाले हैं, 25 और 20 दो, ये उन्होंने थियोरेटिकल और कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल कवर कराया है, और इन्होंने तो बहुत सारा कवर करा दिया। तो ऊपर से आप इनके 30-40 लेक्चर छोड़ के देख सकते हो नीचे के। ठीक है, और उसमें आप इसे यहाँ पे ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लो। अरे यार, पेपर है इस पे, प्रीवियस ईयर। ठीक है, M2 आर्काइव सॉल्व, इनका 18 मिनट का, 13 मिनट का, वेब डिज़ाइनिंग पब्लिशिंग। ठीक है, तो ऐसे होंगे। आप 2 पेपर का सॉल्यूशन देख लो, जैसे ये है ना पेपर का सॉल्व, ये MCQ कैसे सॉल्व किया इन्होंने, जो भी आते हैं वन लाइनर वाले। ऐसे M2R5 के जो पेपर्स हैं, उनके 2 पेपर का आप सोल्यूशन देख लो। आप कुछ नहीं पढ़ते हो ना भाई, तो अगर मैं आपको 4-5 पेपर ऐसे मॉडल पेपर मिल जाते हैं, 2 प्रीवियस पेपर मिल जाते हैं, आप उनका सोल्यूशन पढ़ के पूरा चले जाओ, पास कर जाओगे। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। पहले कि ज्ञान एक्सपी, ठीक है, उनका देखना है आपको पूरा वीडियो, या फिर न्यू आइडियाज़ वाईटी की प्लेलिस्ट एक पकड़ के पूरी देख लेनी है। फिर मिनेश सर के 80 के आसपास उनके लेक्चर्स हैं, ये आप जितना देख सकते हो 10-15 आप देखना। ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं होते हैं, 10-15 मिनट के लेक्चर्स होते हैं। 10-15 मिनट के लेक्चर्स आप 10 भी देखोगे ना, मान लो अगर 15 मिनट मैं मान के चलता हूँ ऊपर, तो आपका होगा 15 मिनट के लेक्चर्स अगर आप देखते हो ना, तो आपको 150 यानी कि 2.3, यानी कि वही 1.5 घंटे, 2.5 घंटे, सॉरी 2.5 है ना, 2.5 आवर का आपको टाइम लगेगा। 2.5 घंटे में आप इतना कैपेबल हो जाओगे कि आप बहुत सारी चीज़ें आंसर कर सकते हो। पेपर आराम से पास कर सकते हो। मैंने अभी 10 का बताया। आप न्यू आइडियाज़ वाईटी वाला देखोगे तो उनका और 5 से 7 मिनट के आसपास का एक लेक्चर आता है, या 10 मिनट मैक्स टू मैक्स मान लो। 13 वीडियो होने का मतलब 130, यानी कि 2 घंटा यहाँ पे आप दे दो, 2 आवर के आसपास। ठीक है, 2 से 2.5 घंटा यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे आप 20 वीडियोस देखोगे ना इनके नीचे 40 के बाद, उसमें आप देखते रहना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक से आप देख लेना जो भी आपको समझ है। आपके लगभग 20 वीडियो यहाँ से इनकी एक पूरी प्लेलिस्ट देख ली आपने थियोरेटिकल वाली। यहाँ पे इन्होंने 20 लेक्चर देख लिए, 5 घंटे का ये प्रोग्राम आ गया ना, लगभग ये 3 से 4 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 4 घंटे यहाँ पे। ठीक है, हालांकि इसमें ही सारे MCQ कवर भी हो जाएंगे, लेकिन MCQ के लिए फिर भी मैं बोल रहा हूँ आप अलग से कुछ 100 वीडियोस के वो 4 वीडियो, मतलब 100 क्वेश्चन देखने के लिए 4 वीडियोस देख लेना वो। ठीक है, तो 4 वीडियोस देखने के लिए 20 मिनट यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, 20 मिनट लगेंगे, और फिर आपको कम से कम 3 पेपर के सॉल्यूशन देख लेने हैं। 3 पेपर, और आप 2 पेपर के भी सॉल्यूशन देखते हो तो इट इज़ इनफ। ठीक है, हालांकि एक ही पेपर हुआ है, लेकिन एक मॉडल पेपर खुद बना के इम्पोर्टेंट करके बता देते हैं। तो अगर आप 2 पेपर भी देख लेते हो, 2 पेपर आप 40 मिनट देख लो, या फिर आप 1.5 घंटे मान लो। ठीक है, 1.5 घंटे यानी कि मैं इसे 2 घंटे कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि 8 आवर्स में 8 घंटे आपको लगेंगे। बस 2-3 चीज़ें आप मन में याद रखना, फिगर आपको बहाना मार के बनाना है। ठीक है, पॉइंट्स याद रखना, नोट्स बनाते चलना, पास हो जाओगे। 8 घंटे का चीज़ें मैं बता दी हूँ आपको, नोट्स भी मेरे मिल जाएंगे सारे, मैंने इन्हीं लोगों से पढ़ के बनाए हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अलग से नहीं पढ़ा है कुछ भी, यूट्यूब से ही पढ़ा है, और जितना इन्होंने फ्री में पढ़ा दिया है वो इनफ है। कई सारे लेक्चर्स आपको नहीं खुलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे हमारे उसमें, क्या बोलते हैं, कॉपी में भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप फिगर रेफर कर जाओ, और फिर यहाँ के इनके 2 प्लेलिस्ट कोई देख जाओ।
ठीक है, या फिर न्यू आइडियाज़ वाईटी के एनएसपी के मिनी सर के मैंने देखे थे प्लेलिस्ट, नीचे आधा हाफ नीचे देखा था। और बस इतने इतने कंटेंट में आपका काम हो जाएगा, अच्छे से आप पास हो जाओगे। मैंने एमसीक्यू पे फोकस किया है, आप एमसीक्यू पक्का देखना और प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, दो पेपर, दो दो पेपर आप देख लो, एमसीक्यू और दो पेपर, ठीक है, ये दो चीज़ें आपको पास करा देंगी। और फिर यहाँ पे इनके दो प्लेलिस्ट आप ऐसे ख़त्म कर देते हो ना, एक दिन आपको लगेंगे, अगर आप टोटल सुबह बैठो शाम तक आपको नोट्स वोट्स सब बन जाएगा, एक दिन और रिवाइज कर लोगे, अच्छा पेपर निकल जाएगा। तो ऐसे ही है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो वीडियो बनाना मेरा काम था, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हो तो आप ऐसे ही पास हो जाओगे जैसे मैंने पास किया था। आपको मेरे नोट्स में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको इनको देखने के बाद से लगेगा कि हाँ ये तो हम यहाँ यहीं देख लिए, इसको यहाँ पे देख ली, लेकिन इन्होंने जो जो पॉइंट्स बता दिए हैं फ्री में ही, वो वही आप पॉइंट्स देख लोगे, आप पास हो जाओगे, ठीक है। इन्होंने क्योंकि जो जो मेन पॉइंट है जिसके बिना पेपर नहीं बन सकता, अगर ये नहीं, मतलब कुछ जो ये वाले यूट्यूबर हैं अगर ये नहीं बनाएंगे तो कोई और बना देगा, इसलिए उन्होंने इसी को एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। लेकिन फिर भी कोर्स बेचना तो खैर ठीक है, अच्छी बात है, अपने अपना प्रॉपर वो है, लेकिन आप इतना ही पढ़ लेते हो आपका काम हो जाएगा। बस वही है, आप कंसिस्टेंसी बनाए रखना, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, लूज मत करना कि छोड़ो यार परेशान मत होना, हो जाएगा, ठीक है। और चलो अच्छी बात है, ये थी पूरे होल, मैंने चीज़ें बता दी हैं आपको, आशा है सब कुछ ठीक ठाक हो गया होगा, समझ गए होंगे। तो नोट्स वगैरह मैं दे दे रहा हूँ, और ठीक है, फिर पास कर लो, फिर बताना नीचे कि काम किया कि नहीं। हाँ, सर्च करना सीखिए, थोड़ा सा काम हो जाएगा आपका भी। चलिए ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आप जिस दिन एग्ज़ाम दे के निकलोगे उस दिन सोचोगे हाँ यार सब तो लिख दिया मैंने। हाँ, 2-4 दिन पहले आप सोचो कि यार कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन आप एग्ज़ाम दे के निकलोगे तो सब कुछ लिख दिया होगा आपने, अगर आपने इतना कर लिया तो।